तो ये अभी यहाँ पे हमको देखना है ओरिजिन ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, बहुत मजा। ठीक है, हम खुद कैसे आए, या फिर साइंस ने जो थियरीज दी है क्या वो सही है, किस हद तक, किस लिमिट तक ये सही है, तो ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। ओके, तो अपना है यहाँ पे चैप्टर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, चैप्टर नंबर 5। पहला ही टॉपिक है प्रोटोबायोजेनेसिस। प्रोटोबायोजेनेसिस का मीनिंग क्या होता है ये समझ लेते हैं फटाफट। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। तो यहाँ पे लिख देता हूं, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ। ठीक है, लाइफ, और प्रोटो मीन्स फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट लाइफ। ठीक है, यानी कि ओरिजिनेशन, यानी कि फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन इज नथिंग बट प्रोटोबायोजेनेसिस। तो इस तरीके से हमारी डेफिनेशन बन जाती है। किसी ने पूछा डिफाइन प्रोटोबायोजेनेसिस, तो क्या बताओगे, द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लाइफ इज नथिंग बट प्रोटोबायोजेनेसिस, यानी कि या फिर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लाइफ is nothing but protobiogenius, यानी फॉर्मेशन ऑफ लाइफ इज नथिंग बट प्रोटोबायोजेनेसिस, या फिर इसी चीज को हम ओरिजिन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से, कितना आसान सा था ना। ओरिजिन ऑफ लाइफ को ही हम प्रोटोबायोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि अपनी लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। तो ये अब तक चाहे भले ही इतना साइंस इवॉल्व हो चुका है, हमने इतनी थियरीज पढ़ी, हमने इतनी सारी चीजें बायोलॉजी में, एमबीबीएस वगैरह दुनिया भर का डॉक्टरी में, हमने मेडिकल फील्ड में, मेडिकल साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी में, हमने जेनेटिक्स में, हर जगह हमने इवोल्यूशन किया है, हर जगह अपने अंदर इवॉल्व किया है, नॉलेज को इनकलकेट किया है अपने ब्रेन में नॉलेज को। तो ये सारी चीजें हुई है, बट अब तक साइंस भी ये 100% प्रूफ नहीं दे पाया है कि हमारी लाइफ कहां से और किस तरह आई है। ठीक है, हाँ, जबकि कुछ चीजों का प्रूफ है अपने पास, बट 100% प्रूफ नहीं कि हाँ अपनी लाइफ ऐसे ही आई है। बस इतना पता है कि हमारी लाइफ वाटर में सबसे पहले, लाइफ जो है हमारी ही नहीं, लाइफ जो एग्जिस्ट करती है वो वाटर में सबसे पहले आई है। बट 100% यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहीं से आई होगी। अपना अर्थ कहाँ से आया, अर्थ कैसे ओरिजिनेट हुआ, तो कुछ लोग आगे हम पढ़ेंगे, बिग बैंग थियरी वगैरह दुनिया भर का, तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सब कैसे आया, तो साइंस 100% प्रूफ नहीं दे पाता है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ आज भी एनिग्मा बना हुआ है। एनिग्मा मतलब होता है पहेली। ठीक है, पहेली आपको पता होगा। ठीक है, अब भी एक ऐसा बना हुआ है कंडीशन कि हाँ भाई ऐसा ही होगा, ये नहीं पता कि 100% ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा नहीं पता है हमको पास्ट में। ओके, तो पहेली बना हुआ है, एक एनिग्मा बना हुआ है ऑल टाइम से, हमेशा से। ठीक है, और हम टाइम टू टाइम कंटिन्यूअसली बहुत सारी हाइपोथेसिस देते जा रहे हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपो मीन्स अपना जो थिंकिंग है, हम सोचते हैं, थेसिस मीन्स क्या होता है, थियरी, यानी कि एक ऐसी थियरी जो मे भी एग्जिस्ट नहीं करती हो, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, दंत कथा, ऐसा, यानी कि एक झूठी मूठी कहानी। ठीक है, मे बी ये एग्जिस्ट नहीं भी करती हो और मे बी सही भी हो, तो इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। यानी कि जस्ट इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है, इसका ओनली थियोरेटिकल प्रूफ है, हम ऐसा लिख दिए हैं भाई। ठीक है, और साइंस में कोई भी थियरी जब तक थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली दोनों तरफ से प्रूफ ना हो जाए तब तक उसे हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो हाइपोथेसिस मतलब ये कि नॉर्मली हाँ भाई ठीक है चलो कि हम मान लेते हैं हाइपोथेसिस एक क्रिएट है, एक ऐसी थियरी जो कि हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मींस हमने थिंकिंग करके सोची है। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी थियरीज अब तक अपने ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड अपने पास आई है, बहुत सारी नंबर ऑफ थियरीज आई है, बहुत सारी। आज हम अभी उन्हीं थियरीज के बारे में पढ़ेंगे और बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये इस तरह से हमारे पास अभी भी कुछ प्रूफ नहीं है ओरिजिन ऑफ लाइफ का 100% वाला कि हाँ हम दावे के साथ कह सके कि हाँ यही अपने ओरिजिन का लाइफ है। ठीक है, कुछ इस तरह मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए डायग्राम इकट्ठा किया है। देखो ये अपना यहाँ पे अंतरिक्ष है, ठीक है, जो भी अपना स्पेस जिसे कहते हैं। ओके, और यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से अपना प्यारा सा अर्थ है, फिर यहाँ पे और बहुत सारे प्लैनेट, इस तरीके से कुछ ओरिजिनेशन हुआ है। एक मैंने डायग्राम दिखाया ऐसे ही, और देखो फिर अपना यहाँ पे प्लांट कैसे ओरिजिनेट हो रहा है, कितना प्यारा सा छोटा सा प्लांट है, इसे काटना मत कभी भी। ठीक है, प्लांट को लगाओ यार, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अच्छा सा ओरिजिनेट हो रहा है प्लांट। ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा फिर वो तो बात की बात है। ओके, चलो, तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे अच्छा है। अब मैं आपको फर्स्ट थियरी दिखाऊंगा, सबसे पहली थियरी, फर्स्ट थियरी। ओके, तो फर्स्ट थियरी है थियरी ऑफ स्पेशियल क्रिएशन। देखो भाई यहाँ पे मुझे ऐसा ये मैंने डायग्राम डाला है। ठीक है, आप सभी भी देखो भोले बाबा का डायग्राम है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे मैंने एक चीज दिखानी है इसलिए मैंने डाला है, थोड़ा सुनो, नॉलेज कहीं से भी गेन हो लेना चाहिए। थियरी ऑफ स्पेशियल क्रिएशन, अब इसमें क्या है, फर्स्ट थियरी ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड है,
थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब इसमें क्या है, मतलब क्या हम पढ़ने वाले हैं, आपको पता भी है कि अपना अर्थ कैसे आया, पहली बात, फिर अपना ये यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है, फिर अपना ये जो सोलर सिस्टम है, फिर अपनी गैलेक्सी कैसे आई, ठीक है, हम खुद ह्यूमन बींग्स कैसे इवॉल्व हुए, बहुत सारे इतने सारे एनिमल्स है, वायरस, बैक्टीरिया, फर्स्ट लाइफ कैसे आई, हाउ, अभी भी ये क्वेश्चन है। तो इसको प्रूफ करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टाइप की थियरी दी है कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अपने अंदर इस तरह से लाइफ फॉर्म हुई है। ओके, तो यही चीजें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो अभी यहाँ पे अच्छे से ध्यान देखना कि फर्स्ट थियरी जो परसेप्ट की जाती थी, मानी जाती थी, ऐसा समझा जाता था, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की, ठीक है, और ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट थियरी है। एमसीक्यू पॉइंट याद रखना, अच्छे से एग्जाम में पूछता है, ठीक है, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट थियरी है और ये बेस्ड ऑन द रिलीजियस बिलीफ। अब ये रिलीजन कोई भी हो सकता है, आप समझ सकते हो, ठीक है, तो बेस्ड ऑन द रिलीजियस बिलीफ विदाउट एनी साइंटिफिक प्रूफ। देखो ये पॉइंट जो अपने बुक में लिखा है ना, तो मतलब मैं तो कभी कभी इस पॉइंट से खिलाफ हो जाता हूँ, ठीक है, पता नहीं हुआ है, बिकॉज आई बिलीव इन गॉड। ओके, और बाकियों का पता नहीं, तुम नहीं करते हो, अच्छी बात है भाई, मैं अब यहाँ पे अपना कमेंट सेक्शन में झगड़ा मत करने लगना, बट यहाँ पे क्या है कि मैं बिलीव करता हूँ। सो इसलिए यहाँ पे जो लिखा है विदाउट एनी प्रूफ, तो अब तक तो साइंस ने भी प्रूफ नहीं दिया कि कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई है 100%। तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि रिलीजियस बिलीफ में किसी साइंटिफिक प्रूफ के यहाँ पे माना जाता था कि इस तरीके से गॉड आए और उन्होंने पूरे यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया, ठीक है, तो फिर साइंस के पास भी तो कोई प्रूफ नहीं है कि किस तरीके से अपना अर्थ इवॉल्व हुआ, अपने यहाँ पे सारी चीजें किस तरीके से आई। बस बिग बैंग थ्योरी दे दी है और ये बताया है कि पहले अर्थ अपना इस तरह था, फिर कंडेंस हुआ गैसेस से, फिर इस तरह सारी चीजें हुई, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो यही तो सिर्फ बताया है अपने मतलब साइंटिस्ट लोग ने, बट इससे उन्होंने ये भी बोला है कि ऐसा नहीं भी हो सकता है, कुछ और भी चीजें हो सकती है, तो यानी कि 100% तो प्रूफ नहीं है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ऐसा ही हुआ होगा, मतलब आज से 4.5 बिलियन ईयर्स अगो ऐसा हुआ होगा, ऐसा उन्होंने नहीं बोला है, साइंटिस्ट लोग ने भी, किसी ने भी नहीं बोला है। तो यहाँ पे एक चीज मैं सीधा सा बता दूं कि देखो नॉलेज बहुत बड़ी चीज है, और ना आप लोगों ने मे बी अभी यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हो गए सभी रिलीजन से रिलेटेड, ठीक है, वैसा हम सभी इंसान है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग सबसे बड़ा मतलब एक इंसानियत का सबसे बड़ा रिलीजन है, बट फिर भी मैं बात करूंगा सारी चीजें नॉलेज अवेलेबल है तो पढ़ना चाहिए, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, अगर कोई गीता पढ़ा होगा तो कोई भाई कुरान पढ़ा होगा, कोई बाइबल पढ़ा होगा, और भी बहुत सारे हैं, वाहिगुरु जी के जो है सारे मतलब बहुत सारे हैं रिलीजियस बुक्स है, पढ़ी होगी। मैं इसे पढ़ा हूँ भाई, तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। और कोई भी ऐसा बुक्स के जो भी है यहाँ पे, तो किसी ने ऐसा नहीं बोला हो कि मैं मत पढ़ो अपने अपने रिलीजियस बुक्स को। तो इसमें क्या बोला है भगवान श्री कृष्ण ने कि मतलब देखो नॉलेज अगर है आपके पास, नॉलेज एक चीज छोटी सी चीज बता रहा हूँ, बस आपको यहाँ पे रिलेट करनी है अपने नॉलेज को, कि नॉलेज जब तक है तब तक आप किसी भी गॉड को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो, ठीक है, यानी कि आपको नॉलेज के बिहाइंड जाना पड़ेगा, यानी कि नॉलेज के बियॉन्ड एकदम उससे भी आगे बढ़कर जब तक आप अपने नॉलेज विजडम से गॉड को पहचानना चाहोगे, गॉड को समझना चाहोगे, अंडरस्टैंड करना चाहोगे, यू कांट अंडरस्टैंड देम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब अपने आप में ये बहुत नॉलेजेबल चीज है, और हम हमेशा नॉलेज के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। हम अपने नॉलेज या फिर बुद्धि जिसे कहते हैं इंटेलिजेंसी, उसके दम पर हम सभी को समझना चाहते हैं, बट गॉड ही एक ऐसी चीज है जो नॉलेज से समझ नहीं आती है। उन्होंने खुद बोला है कि मैं अगर मुझे कोई इंटेलिजेंसी से समझना चाहे, अपने ब्रेन की पावर से समझना चाहे, तो गॉड ने बोला है श्री कृष्ण ने कि मुझे नहीं समझ सकते हो, ठीक है। तो और हम क्या ट्राई करते हैं, हम खुद ट्राई करते हैं कि हम साइंटिफिक प्रूफ देंगे हर एक चीज का, और जो भी गॉड ने क्रिएट किया उसे हम रॉन्ग प्रूफ कर देंगे, ठीक है, बट अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, किसी भी थियरी में ऐसा नहीं है कि 100% उसने दावे के साथ बोल दे कि अपना अर्थ ऐसे क्रिएट हुआ है, बिग बैंग थियरी से ही अर्थ बना है, ऐसा किसी ने भी नहीं बोला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बस मतलब देखो इवन आइंस्टाइन खुद ऐसा समझते थे कि एक कोई तो ऐसा सुपर नेचुरल पावर है जो इस पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रही है, अभी भी सोचो, स्टीफन हॉकिंग भी ऐसा कहते थे, तो मतलब कुछ तो है, इतने बड़े साइंटिस्टों ने भी माना है। सो आप हमें तो ये सवाल ही नहीं उठता है कि हमें नहीं मानना चाहिए, ठीक है, हम ठीक है ऐसा नहीं माने कि भाई गॉड ही एग्जिस्ट है, बट हमें किसी एक सुपर नेचुरल पावर को माननी चाहिए,
ठीक है, क्योंकि अभी तक किसी ने भी ऐसा प्रूफ नहीं दिया कि कुछ नहीं हम सब कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, किसी ने भी नहीं कहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ऐसे ही मेरी कुरान बाइबल में भी बोला ही होगा, मैंने नहीं पढ़ा है तो मैं क्यों झूठ कहूं, जिसने पढ़ा होगा उसे पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना कि गॉड को समझना है तो पहले नॉलेज और जो तुम्हारे पास विजडम है, इंटेलिजेंसी है, उसे छोड़ो और फिर हार्ट के थ्रू, अपने हार्ट के थ्रू यहाँ पे गॉड को समझ सकती हो। तो वही चीज है कि रिलीजियस बिलीफ में क्या बोला गया था कि जो पूरा अर्थ है अपना, पूरा जो भी पूरा का पूरा अपने पास सोलर सिस्टम, यूनिवर्स जो है ये क्रिएटेड बाय दी गॉड, और गॉड ने पूरे यूनिवर्स को इस तरीके से क्रिएट किया। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना ली है यहाँ पे भोले बाबा जी की, और यहाँ पे ये डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो कि इन्होंने पूरे मतलब इसे क्रिएट किया है। और भी जो भी कुरान है या फिर जो भी बाइबल है यहाँ पे भी ऐसा में भी माना होगा, मुझे आइडिया नहीं है कि गॉड ने ही क्रिएट किया है। तो ऐसा रिलीजियस बिलीफ था पहले, और इसी थियरी को हम क्या कहते हैं कि थियरी ऑफ नेचुरल जो स्पेशल क्रिएशन। ओके, और ऐसा इसमें माना जाता था कि जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसे किसी सुपर नेचुरल पावर ने क्या किया है, क्रिएट किया है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो मैं तो कहूंगा कि देखो, कोई भी बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट हो, चाहे आप बायोटेक इंजीनियर बन जाओ, चाहे आप कोई भी मतलब साइंटिस्ट बन जाओ, कोई भी एरोनॉटिक्स में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ यार, लेकिन कभी भी गॉड पे बिलीफ मत छोड़ना, मेरा ऐसा मानना है। बिकॉज आप हमेशा अपने नॉलेज से उन्हें मेजर कर रहे हो, और नॉलेज से आप उन्हें मेजर नहीं कर सकते हो। जब तक तुम चाहोगी मेरे पास शक्ति है, बुद्धि है, नॉलेज, इंटेलिजेंसी है, मैं उनके दम में गॉड को समझ लूंगा, तो यू कांट। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, देखो अभी तक इतना ज्यादा नॉलेज है। अब देखो जरा, आज अभी यहाँ पे हम 2020 में चल रहे हैं, और आप यहाँ तक जो इन्वेंट किए हो, आप कुछ 2021 में न्यू इन्वेंट करोगे, ऐसे ही जाके 20 और 30 में न्यू इन्वेंट करोगे, फिर 3031 आएगा, उसमें कुछ न्यू इन्वेंट करोगे, तो आप 24 घंटे इन्वेंट करते जाओगे। जब हम आज से 10 बिलियन ईयर्स एगो आगे चले जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, वहां भी हम और ना और रिसर्च करते ही रहेंगे, और हम सर्च करते ही रहेंगे। हम किसी भी टाइम में चले जाए, आज से फ्यूचर में हजारों करोड़ों ईयर्स बाद भी चले जाएं, तो भी हम यही पाएंगे कि ह्यूमन बीइंग्स अभी भी सर्च कर रहा है, यानी कि नॉलेज का एंड नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इतना ज्यादा नॉलेज है, तो आपने कितना नॉलेज गेन किया कि आप गॉड को समझ सकते हो। सिंपल सी बात है ना, यानी कि आपने इतना भरपूर नॉलेज पाया ही नहीं कि आप गॉड को समझ सको। इसलिए नॉलेज के बियॉन्ड जाना होगा, और देन आपको गॉड को समझना होगा। अपने अंदर की जो एरोगेंसी है उसे छोड़ना पड़ेगा, तब आप इन्हें समझ सकते हो, इन्हें फील कर सकते हो। ठीक है, सो ये छोटा सा जस्ट यहाँ पे था, मतलब आप समझ सकते हो सारी चीजें। नेक्स्ट थियरी की तरफ बढ़ते हैं, कॉस्मोजॉइक थियरी एंड थियरी ऑफ पैंसिस्पर्मिया। देखो इस थियरी में क्या बोला गया है, सिंपल सा है, मैंने आप एक डायग्राम भी बनाई है, ये अपना प्यारा सा अर्थ है, ठीक है, जहां हम सब रहते हैं। ठीक है, और इस थियरी के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता था कि जो लाइफ है वो अपने अर्थ में इवॉल्व नहीं हुई है, और ये किसी दूसरे प्लैनेट से अर्थ में आई है, किसी दूसरे प्लैनेट से ये लाइफ अपने अर्थ के अंदर आई है। यानी कि जो लाइफ केम इन अर्थ फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड कॉस्मोजोआ। ठीक है, तो लाइफ ऐसा माना जाता था कि किसी बाहर से, अर्थ के बाहर से किसी दूसरे प्लैनेट या स्पेस से लाइफ जो है अपने अंदर यहाँ पे जो रहती है लाइफ अर्थ में, तो ये किसी बाहर से आई है, मतलब आउटसाइड फ्रॉम द प्लैनेट ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अर्थ प्लैनेट से बाहर से आई है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसके प्रूफ भी कुछ पाए गए हैं ऐसा, बट 100% नहीं कि ऐसा ही हुआ होगा। देखो क्या पाया गया कि मार्शियन रॉक यहाँ पे एक मिला है, जिसमें कुछ बैक्टीरिया है जो कि अपने अर्थ से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ऐसा माना गया है कि ये फिलहाल अंटार्कटिका में यहाँ पे ऐसा हुआ था, अंटार्कटिका में। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो भी इस प्रूफ के हिसाब से बहुत लोग बोलते हैं कि अर्थ, जब ये बैक्टीरिया बाहर, यहाँ से बाहर अपने अर्थ की नहीं है, और फिर भी ऐसे मार्शियन रॉक में है, प्रेजेंट है ये बैक्टीरिया जो कि अर्थ से रिलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मे भी ऐसा माना जाता है कि बैक्टीरिया, वायरसेस, इसी तरह की अपनी लाइफ भी है, तो ये लाइफ वगैरह अर्थ के बाहर से आई होगी। तो मैंने आपको कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाया है, आप समझ सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट थियरी पढ़ते हैं। नेक्स्ट थियरी के हिसाब से थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या फिर अबायोजेनेसिस। इस थियरी के हिसाब से क्या बोला जाता है कि जो लाइफ है ये ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और मटेरियल, यानी नॉन लिविंग मटेरियल से स्पॉन्टेनियसली यानी कंटिन्यूअसली अपनी लाइफ क्या हुई है, ओरिजिनेट हुई है। बट कुछ हद तक ये रॉन्ग है, बिकॉज ऐसा नहीं है, हम नॉन लिविंग मटेरियल से थोड़ी इवॉल्व हुई है यार, मतलब ऐसा नहीं है, हम लिविंग से ही लिविंग क्रिएट होते हैं। बट फर्स्ट लिविंग कहां से आया, तो मे भी ऐसा माना जाता था कि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग थिंग्स से क्रिएट हुआ
होगा अपना लिविंग चीजें जो भी है, मतलब लाइफ वगैरह, ठीक है। तो ऐसा माना जाता था, बट मे भी ऐसा हो ना हो, पता नहीं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है। ये हो गया अबायोजेनेसिस, मतलब कहने का मतलब क्या है कि लाइफ का क्रिएशन, जेनेसिस मींस लाइफ, क्रिएशन, बायो मींस लाइफ, आ लगा दिया ए, इसका मतलब क्या है कि नॉन लिविंग से लिविंग क्रिएशन। फिर ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो थियरी ऑफ बायोजेनेसिस में क्या कहा जाता था कि जो लाइफ होती है वो पहले दूसरी नॉन लिविंग से नहीं आई है, वो लिविंग थिंग से ही क्रिएट हुई है। और यानी कि उससे, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म बाय प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक अगर फादर है तो उसका जो चाइल्ड है ये बी, तो ये अपने प्री एग्जिस्टिंग यानी यहाँ से इस तरह आया है, फिर इससे और आगे जाएंगे, फिर इससे और आगे जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। तो ये है थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, यानी कि जो भी ह्यूमन बींग्स हो या फिर कोई भी लाइफ हो, ये अपने ही एंसेस्टर से फॉर्म होकर आया है, ना कि किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो ऐसा थियरी ऑफ बायोजेनेसिस कहती है, ठीक है। यानी कि थियरी ऑफ बायोजेनेसिस एक्सप्लेन करती है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बट नॉट फर्स्ट ओरिजिन ऑफ लाइफ। मतलब कि जितने भी अभी तक थियरी हमने देखी कि पहली भाई फर्स्ट लाइफ कैसे आई, ये अभी तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। ओनली स्पेशल क्रिएशन के हिसाब से जो थी उसमें हमने जाना कि सीधे गॉड ने सारी चीजों को क्रिएट किया है और गॉड ही हम सबको कंट्रोल करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ नॉलेज एंड विजडम। और वही थोड़े से नॉलेज से हम अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत दिमाग वाले हैं और हमारे अंदर एरोगेंसी आ जाती है। और जबकि ये एरोगेंसी का फॉर्म, ये जो हम सोच रहे हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन डू एनीथिंग, ठीक है, जो ये हम सोचते हैं ये भी गॉड का ही एक फॉर्म है, ठीक है। ये बात ध्यान रखो, ऐसा स्पेशल थियरी में माना जाता था, ठीक है। चलो, बट यहाँ पे क्या है कि थियरी ऑफ बायोजेनेसिस में कि ये ओनली कंटिन्यूटी बताती है कि हाँ लाइफ आगे कंटिन्यूअस कैसे रहेगी। तो मान लो ये पहला कोई एंसेस्टर है, इससे दूसरा बी चाइल्ड बनेगा, फिर ये आगे की जनरेशन बनाएगा, फिर और आगे की जनरेशन, ऐसे जनरेशन चलते रहेंगी, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी बताता है, ना कि फर्स्ट ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी पहली लाइफ कैसे आई वो नहीं बताता ये थियरी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, केमिकल इवोल्यूशन की तरफ अब आते हैं। अभी तो नॉर्मल थियरीज हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे केमिकली, यानी कि किस तरह, अब यहाँ से स्टार्ट होगी साइंस वाली बातें, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकली बातें अभी स्टार्ट होगी, मतलब केमिकल्स, जो केमिस्ट्री रिलेटेड यहाँ पे सारी चीजें, हाइड्रोजन, कार्बन, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, फिर लिपिड्स है जो कि एक लाइफ को चलाने के लिए एनर्जी के मॉलिक्यूल्स लगते हैं, इन सभी की कुछ चीजें अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब कैसे बना, पहला प्रोटीन कैसे बना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें कैसे आई, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ, पहली बात अर्थ में लाइफ ओरिजिनेट हुआ है, इस थियरी के हिसाब से। केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की ये थियरी है, ठीक है। इस थियरी के हिसाब से जो अपनी लाइफ है ये अर्थ में ही इवॉल्व हुआ है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल केमिकल थ्रू द कांस्टेंट केमिकल रिएक्शंस। बहुत सारे केमिकल कंबाइन होके और बहुत सारे कंटिन्यूअस केमिकल रिएक्शंस होके न्यू लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है। और ये एक दिन में नहीं, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सालों में ऐसा हुआ है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो यहाँ पे अभी हमें कुछ चीजें अभी समझनी है, डोंट वरी, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखना अच्छे से, यानी कि इस थियरी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के केमिकल्स एक साथ कंबाइन हुए। और केमिकल कहने का मतलब क्या है कि जैसे प्रोटीन हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, फिर ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल कंपाउंड फॉर्म होकर एक लाइफ को ओरिजिनेट करते हैं। तो ऐसा ये साइंटिफिक चीज है, ठीक है। ये ऐसा साइंस बोलता है कि केमिकली हमारी लाइफ एग्जिस्ट होती है, केमिकली हमारी लाइफ बनती है। और ये किसके बेसिस पे अपना साइंस ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पे देखो, जब हम ह्यूमन बींग्स की स्टडी की गई तो हमारे बॉडी के सेल में क्या होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ये सारी चीजें, लिपिड्स, ग्लूकोज, ये सारी चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स के ओरिजिन को साइंटिस्टों ने क्या किया, सबसे पहले रिसर्च किया। लाइक अगर मैं बोलूं कि प्रोटीन मॉलिक्यूल है, तो अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल से ही अपनी बॉडी बनती है। अपने बॉडी में हमने पढ़ा था अभी की ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम द डीएनए मॉलिक्यूल। तो डीएनए मॉलिक्यूल सबसे पहला है कि जो सेल के अंदर होता है, वो भी न्यूक्लियस के क्रोमोसोम में, ठीक है। तो ये प्रोटीन कैसे फॉर्म हुआ, इसकी स्टडी साइंटिस्टों ने की और इन्हें पता चला कि इस तरीके से कुछ अर्थ में पहले ये था, फिर प्रोटीन इस तरह से नाइट्रोजन से बना, ठीक है, अमाइनो एसिड के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से उन्हें लगता है कि प्रोटीन जिस तरह से फॉर्म हुआ है उसी तरह हमारी लाइफ भी फॉर्म हुई है, बट 100% श्योर नहीं है वो भी, ठीक है। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि जो अपनी साइंटिफिक थियरीज है वो 100% प्रूवन है, ठीक है। इसलिए हमें स्पेशल थियरी पे बिलीव करना चाहिए। और मैं भी नहीं भी करो तो मेरा क्या है, बट साइंटिफिक प्रूवन भी तो नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अभी
और इन थियरी को हम ऑल्सो बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ या फिर सेल्फ असेंबली थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ भी कहती है। सेल्फ असेंबली मतलब खुद से हमने असेंबल किया है ऐसा, और खुद से हमने मान लिया है कि ऐसा हुआ है। ओके और यहाँ पे अभी हम देखेंगे बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब यह वही है कि कैसे एक लाइफ केमिकल के थ्रू यहाँ पे इवॉल्व हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ है। ठीक है, यानी कि किस तरीके से लाइफ केमिकली इवॉल्व हुई है, ये चीज समझना है। तो अब हम सबसे पहले अर्थ की बात करेंगे भाई, कि सबसे पहला भाई प्रोटीन कैसे फॉर्म हुआ। तो फिर क्वेश्चन आता है कि अर्थ कैसे फॉर्म हुआ, अपना यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले बहुत आज से 20 बिलियन ईयर्स एगो, 20 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, बिग बैंग थियरी हुई थी। बिग बैंग थियरी, ऐसा आपने इसकी मूवी भी देखी होगी मे बी। ठीक है, इस थियरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ था ये थोड़ा समझते हैं, जितना अभी मैंने नेट से नॉलेज इसमें लिया है, आपकी बुक्स में ज्यादा दिया नहीं है, बट फिर भी मैं इसको थोड़ा बताता हूँ आपको। आपकी बुक में ओनली नाम देके रखा है, मैं भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो बिग बैंग थियरी के अकॉर्डिंग बहुत बड़े बड़े दो एस्ट्रॉइड्स या फिर ऐसा मान लो कि दो बड़े बड़े पत्थर कह सकते हो, ये एक दूसरे से कोलाइड होते हैं। ठीक है, और कोलाइड होके एक बहुत बड़ा यूनिवर्स का फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं मैं। एक छोटे से देखो क्या होता है ना, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से। मान लो कि ये एक बड़ा सा यूनिवर्स है, पहले समझते हैं अच्छे से। भाई यूनिवर्स एग्जैक्टली क्या है, ये एक बड़ा सा मान लो यूनिवर्स है, और यूनिवर्स मैंने यहाँ पे एक इसकी लिमिट दे दी। एग्जैक्टली यूनिवर्स की कोई लिमिट नहीं है, आप इस यूनिवर्स के बाहर नहीं जा सकते हो। भाई कहाँ जाओगे आप, जाते जाओगे बस जा ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल समझाना है, तो मैंने यहाँ पे एक लिमिट दे दी है आपको। ठीक है, बट यूनिवर्स की कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं तक भी जाते जाओ और जाते ही रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझ के चलना है कि मान लो ये एक यूनिवर्स है। ठीक है, इतना ऐसा कुछ, अब ऐसा बनाने में प्रॉब्लम है कि इतना छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये यूनिवर्स है, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े क्लस्टर होते हैं। ठीक है, क्लस्टर जिन्हें हम क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत बड़े बड़े क्लस्टर कंबाइन होकर बनता है सुपर क्लस्टर। तो यहाँ पे ऐसे बहुत बड़े बड़े सुपर क्लस्टर्स होते हैं। यूनिवर्स में हजारों करोड़ों सुपर क्लस्टर हैं। उन सुपर क्लस्टर के अंदर ध्यान देना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सुपर क्लस्टर। अब ये क्या होता है अभी समझ जाएगा आपको। तो सुपर क्लस्टर होते हैं, इन क्लस्टर के अंदर फिर छोटे छोटे बहुत बड़े बड़े, मतलब छोटे बड़े क्लस्टर्स होते हैं, यानी बहुत सारे क्लस्टर कंबाइन होकर सुपर क्लस्टर बनता है। फिर क्लस्टर के अंदर गैलेक्सियां होती हैं। अब सोचो, अब आपको समझा होगा कि सुपर क्लस्टर क्या है। ठीक है, तो हजारों करोड़ों नंबर्स ऑफ गैलेक्सियां कंबाइन होकर क्लस्टर बनाती है, हजारों करोड़ नंबर ऑफ क्लस्टर कंबाइन होकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं। और सुपर क्लस्टर के बाद क्या है, किसी को अभी तक नहीं पता है कि भाई और कितनी बड़ी अपनी यूनिवर्स होगी, ये किसी को नहीं मालूम है। हम अभी तक सिर्फ सुपर क्लस्टर तक ही पहुंच पाए हैं। और ऐसी गैलेक्सियों के अंदर हजारों करोड़ों सोलार सिस्टम होते हैं, और एक सोलार सिस्टम के अंदर कम से कम, मतलब अपने सोलार सिस्टम में तो भाई 9 to 10 प्लैनेट्स हैं, बट ऐसे बहुत से सोलार सिस्टम है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ प्लैनेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सोलार सिस्टम के अंदर इस तरह कुछ प्लैनेट होता है, और एक सोलार सिस्टम कितना बड़ा होता है ये आप जानते हो, और जिसमें से एक छोटा सा प्लैनेट अर्थ जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, और भी अर्थ के हम कहाँ पे हैं अभी सोच लो, अर्थ भी खुद भी कितना बड़ा अर्थ है, हम उस अर्थ से कितने छोटे हैं। तो सोचो हम कितने इतने बड़े इस पूरे यूनिवर्स में कितने छोटे होंगे, हम ऐसे एक पॉइंट में रहते हैं। तो सोचो कहाँ पे, और खुद हम एक पॉइंट है। ठीक है, इस यूनिवर्स के सामने इतना बड़ा यूनिवर्स, सोचो ना जरा। तो कैसे अभी भी साइंटिस्ट जो है, साइंस से जो प्रूव करने में लगा है, और हमारी लिमिट अभी बहुत छोटी है यूनिवर्स के सामने, हमने पूरी यूनिवर्स को खोजा ही नहीं है, सर्च ही नहीं किया है। तो इसलिए हमें मानना चाहिए कि इतनी बड़ी चीज ऐसे कोई क्रिएट कर सकता है। और साइंस ओनली उसी चीज को प्रूफ देता है जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। खुद से कोई चीज क्रिएट, क्या साइंस यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है? नो, ऑलरेडी क्रिएटेड यूनिवर्स के बारे में नॉलेज गेन कर रहा है जस्ट, और कुछ नहीं कर रहा है। और उसके लिए हम बोलते हैं कि गॉड डजंट एग्जिस्ट, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये रॉन्ग है कहना। ठीक है, तो यहाँ पे समझो अच्छे से कि अर्थ है, और ये अर्थ इतना छोटा सा प्लैनेट है, ये अर्थ खुद एक प्लैनेट है, और ये सोलार सिस्टम में रहता है। सोलार सिस्टम बहुत सारे कंबाइन हुए गैलेक्सियां बनाते हैं, और ये गैलेक्सियां कंबाइन होकर क्लस्टर बनाती है, क्लस्टर से सुपर क्लस्टर बनता है। इस तरीके से इतनी बड़ी बड़े, और फिर इस क्लस्टर कहाँ है, सोलार अपने पूरे यूनिवर्स में है। तो ये खुद यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ? तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि बिग बैंग थियरी हुई थी, बहुत बड़े से ये बहुत बड़े बड़े ऐसे यहाँ पे जो भी एस्ट्रॉइड बोलो या फिर पत्थर बोलो, रॉक बोलो, कुछ भी बोलो, ये एक साथ बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े अमाउंट ऑफ, जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जितना बड़ा आप सोच सकते हो उतना बड़ा, समझा कि नहीं, ये एक दूसरे से कंबाइन हुए, ऐसा मतलब कोलिजन हुआ, इनका ब्लास्ट हुए एक दूसरे में। ठीक है, टकराए, ये मतलब कोलाइड हो गए। ठीक है, और इससे जो पूरा फॉर्म हुआ ये यूनिवर्स है। ठीक है, तो इससे जो भी क्रिएट हुआ इसे हम यूनिवर्स कहते हैं। यूनिवर्स का क्रिएशन इस यहाँ पे इनके कोलिजन से हुआ है। बट अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये खुद भी ये पत्थर पहले कहाँ थे,
ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जब ये पूरा सोलार सिस्टम ही इस तरीके से, पूरा अपना जो यूनिवर्स ही इस तरह से फॉर्म हुआ है, और इस यूनिवर्स के अंदर छोटा सा अपना सोलार सिस्टम है, फिर प्लानेट है, तो ये खुद इतना बड़ा जो यहाँ पे सॉल्ट है, ये खुद कहाँ, सॉल्ट कह रहा हूँ, यहाँ पे जो रॉक है, ये खुद कहाँ पे था, ये कहाँ था उस वक्त, तो हम इसका आंसर नहीं जानते। साइंटिस्ट इसे नहीं बोलते कि खुद कहाँ था, ठीक है, क्योंकि जो भी चीजें इस वक्त हैं वो सब यूनिवर्स में है, हम यूनिवर्स से बाहर नहीं ढूंढ पाए हैं कुछ भी, ठीक है। तो अगर हम कहें कि ये खुद यूनिवर्स फॉर्म हुआ है इस पूरे बिग बैंग से, यानी कि इतने बड़े कोलिजन से, इसी इतने बड़े कोलिजन को हम बिग बैंग कहते हैं, ठीक है, और इसी की स्टडी को बिग बैंग थियरी कहते हैं, ठीक है। तो ये खुद इतना बड़ा जब कोलाइड हुआ है, तो ये खुद कहाँ था पहले, जब यूनिवर्स इससे कोलिजन होकर यूनिवर्स फॉर्म हुआ, तो ये खुद कहाँ था, तो इसका आंसर किसी के पास नहीं है, मैं भी खुद भी नहीं जानता हूँ, मैं टाइम ट्रेवल करके थोड़ी आया हूँ कि यार मैं पास्ट में सब देख के आया हूँ, ठीक है, तो आई डोंट नो आल्सो, बट ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है, सोचो ना जरा। तो ये इसीलिए कहा जाता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट न्यूटन तक इवन बोले हैं कि भाई एक सुपर नेचुरल पावर है जो हम सबको कंट्रोल करती है, ठीक है, बिकॉज किसी के पास ऐसा प्रूफ नहीं है, और हम बहुत छोटी सी नॉलेज लेके और बोलते हैं कि गॉड डजंट एग्जिस्ट। इतनी बड़ी दुनिया, 7 बिलियंस ऑफ पीपल्स जितने भी इस अर्थ में होंगे, भाई मेरे को नहीं पता कितने हैं अभी, आई डोंट नो पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ, बट जो भी होंगे बिलियंस में जो भी नंबर्स होगा, तो वो सभी के सभी गॉड पे बिलीव करते हैं। सो हम क्यों पागल बने, ठीक है, हमें भी एक सुपर नेचुरल पावर को मानना चाहिए। जब भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो हम ऊपर ही देखते हैं कि नहीं देखते, तो वो आपकी माइंड सेट है कि भाई आप क्या समझते हैं, छोटे से साइंस के नॉलेज को आप इतनी बड़ी बता रहे हो तो आपके ऊपर है, बट साइंस खुद भी जस्ट रिसर्च कर रहा है, कुछ क्रिएट नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे क्रिएशन की बात कर रहे हैं, जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो अर्थ में ऑलरेडी बन चुका है, सन क्रिएटेड है, सोलर सिस्टम क्रिएटेड है, क्रिएटेड चीजों को हम सर्च कर रहे हैं। हम मून में जाते हैं, जो ऑलरेडी मून क्रिएटेड है उसकी रिसर्च करते हैं, हम ये नहीं सर्च करते कि मून कैसे फॉर्म हुआ, एंड वी कांट क्रिएट मून आल्सो, ठीक है। तो साइंस क्रिएट नहीं कर रहा है, समझा, उसको हम रिसर्च कर रहे हैं। तो ये माइंड में लेके चलो, और हमें एरोगेंसी में नहीं आना चाहिए, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये चीज याद रखो अच्छे से। थोड़ा बिग बैंग थियरी के बारे में अच्छे से समझते हैं, जो अपने टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, यानी कि प्रिमिटिव अपना, अब हम अपने अर्थ में आएंगे, तो इस तरीके से आपको समझा होगा यहाँ पे कि इस तरह से अपना सोलर सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ बिग बैंग थियरी के थ्रू, ठीक है, और इससे अपना सोलर सिस्टम बना, ठीक है। जब यहाँ पे दोनों ये पत्थर यहाँ पे कोलाइड हुए, तो फिर इतना बड़ा यूनिवर्स क्रिएट हुआ, इनके अंदर बहुत सारे क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम और बहुत सारे प्लैनेट्स, इस तरीके से यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन हुआ,